उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय के आप सभी भावी सहायक कुल सचिव, आप सभी का डीपीआईएस में स्वागत है, देवप्रयागम आईएएस में स्वागत है मित्रों। और आप जुड़े हैं डीपी पांडे के साथ। और आज हम कई महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, इसलिए पूरी क्लास को देखिएगा। और अब तक अगर आप डीपीआईएस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ढेर सारी इन्फॉर्मेशन, ढेर सारी स्ट्रेटजी आपको आपके अपने करियर से जुड़ी हुई, सिविल सर्विसेज से जुड़ी हुई, आपके अपने इस परीक्षा से जुड़ी हुई स्ट्रेटजी और समय समय पर सारे मार्गदर्शन आपको यहाँ से निःशुल्क प्राप्त होते रहे हैं। तो आप डीपीआईएस कम्युनिटी के साथ, डीपीआईएस यूट्यूब चैनल के साथ जरूर जुड़िए और पूरी क्लास को जरूर देखिएगा। आज हमारा जो विषय है जिस पर हम चर्चा करेंगे कि सहायक कुल सचिव परीक्षा 2024। आप जानते हैं कि इस बार सबसे अधिक पद आए हुए हैं, 38 पद हैं। और 38 पदों के सापेक्ष कितने फॉर्म आए हुए हैं, कितने फॉर्म भरे गए हैं, इस पर चर्चा करेंगे। इसकी परीक्षा कब हो सकती है, संभावित कब है, परीक्षा कब हो सकती है, इस पर चर्चा करेंगे। 38 पदों के सापेक्ष आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, इसमें से एक पद आपको प्राप्त हो, इस पर चर्चा करेंगे। और थर्ड पेपर आपके लिए एक बड़ा समस्या क्या है, थर्ड पेपर यूपी फाइनेंशियल और जो आपका रूल और रेगुलेशंस हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, इनके बारे में क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इसकी आंसर राइटिंग कैसे करें। जैसे मान लिया आपसे अवकाश पूछ लिया गया, आप अवकाश सीधे आप लिख दे रहे हैं, भत्ता पूछ लिया गया तो भत्ते को आप सीधे लिख दे रहे हैं, नहीं, कितने पर कैसे आंसर राइटिंग करें, किस पर आपको अच्छे अंक मिलेंगे, क्या क्या लिखने से आपको उत्तर में क्या क्या पॉइंट समावेशित होना चाहिए, इस पर चर्चा करेंगे। तो ये आपका थर्ड पेपर कैसे तैयार करें, आंसर कैसे लिखें, अच्छे आंसर के माध्यम से कैसे आप अपने आप को एक बेहतरीन तरीके से एग्जामिनर के समक्ष प्रस्तुत कर पाएंगे और अच्छे अंक आप कैसे प्राप्त कर पाएंगे। पेपर थर्ड ही नहीं, पेपर सेकंड और पेपर फर्स्ट में भी, लेकिन पेपर थर्ड चूंकि आपके लिए थोड़ा सा दुरूह बनता जा रहा है, जो सबसे सरलतम तरीके से कैसे प्रस्तुत कर दिया गया है, आपको पता ही नहीं चल रहा और आपका पेपर थर्ड खत्म होने वाला है, तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो आज कई महत्वपूर्ण विषयों और मुद्दों पर चर्चा करेंगे, इसलिए पूरे क्लास को देखिएगा। आते हैं, सबसे पहले देखते हैं, आप जानते हैं कि 2007 की परीक्षा लगभग 2 साल बाद हुई, 2009 में हुई। 2014 की परीक्षा भी लेट हुई, 2018 की परीक्षा और 2024 की परीक्षा। इसलिए कुछ लोग तो ये कहते हैं कि सर इसका कोई भरोसा नहीं है, लेकिन आपको मैं बता दूं इसकी परीक्षा आपकी जल्दी होगी, ठीक है। इसके लिए आपको तैयार होते रहना है। सबसे बड़ी बात है कि कुल फार्म अगर देखा जाए तो अब तक सबसे अधिक फार्म इसके लिए 38 पद हैं इसके, और 38 पद के सापेक्ष अगर आप देखें तो लगभग 6,500 फार्म इसमें पड़े हुए हैं, लगभग 6,500 के आसपास फार्म इसमें पड़े हैं। 6,500 फार्म बहुत होते हैं, अगर वैसे देखा जाए तो बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि अभी इसी में से क्या होगा कि लगभग 50% का रेशियो रहा है पिछली परीक्षाओं में अपेयर होने का। लेकिन तब जब परीक्षाएं थोड़ा सा डिले हो रही हैं, यहाँ पर परीक्षाएं डिले नहीं होंगी, इसलिए इसमें अपेयर होने वालों की संख्या आप मान करके चलिए कि 4,000 से कम लोग नहीं अपेयर होंगे। मतलब अगर 6,500 लोग फार्म भरे तो 4,000 4,500 के आसपास लोग, अगर ये परीक्षा आपकी फरवरी मार्च अप्रैल में हो जाती है तो ठीक है। तो ये स्थिति है, कुल फार्म आपके लगभग 6,500 लगभग पड़ चुके हैं और अपेयर होने वाले छात्र लगभग सब लोग जो है अच्छे से तैयारी करना शुरू कर दिए हैं। जो लोग देवप्रयागम से जुड़ चुके हैं, डीपीआईएस से जुड़ चुके हैं, उनकी तो तैयारी का कोई वही नहीं है, वो तो सीधे पंख लगा करके और सीधे अपनी तैयारी को एक नया आयाम दे रहे हैं। इसलिए अगर आप तैयारी को अपनी स्ट्रेटेजिक तरीके से जुड़ना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तुरंत आज और अभी इसी वक्त देवप्रयागम आईएएस ऐप डाउनलोड कर लीजिए और डीपीआईएस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ जाइए आप भी इस स्ट्रेटजी क्लास के साथ। फार्म तो अधिक है नो डाउट, लेकिन पद भी अधिक है। अगर हम देखें 2018 की बात करें तो 18 में जो पद थे उस पद के सापेक्ष फार्म जो थे और अपेयर होने की संख्या लगभग 2,500 के आसपास फार्म थे, और अपेयर होते लगभग 900 लोग अपेयर हुए थे 950 के आसपास। तो परीक्षा कब हो सकती है इसकी, तो कुल फार्म तो आपने देख लिया और उसी के सापेक्ष प्रतिस्पर्धा भी आपकी, कंपटीशन भी आपका पर्याप्त है, इसलिए हल्के में मत लीजिएगा और अपनी तैयारी को एक नया और रणनीतिक आयाम देना शुरू कर दीजिए आज से। परीक्षा लगभग कब होगी, कितने लोग देंगे, तो मान करके चलिए कि लगभग 4,000 के आसपास तो परीक्षा देंगे ही देंगे। बहुत अगर हट जाएंगे तो भी 4,000 5,000, ये संख्या 5,000 भी हो सकती है, लोग परीक्षा देंगे ही देंगे।
ठीक है, तो 38 पदों के सापेक्ष आपके पास पर्याप्त अभ्यर्थी होंगे और ऐसी स्थिति में आपका कंपटीशन जो होगा सरल नहीं होगा, कंपटीशन टफ रहेगा। इसलिए आपको बहुत अच्छे तरीके से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है, हताश नहीं होना, निराश नहीं होना है। आप ही जैसे उसमें ये कोई मत सोचिए कि हाँ उसमें हर कोई जो है अपने आप में ब्रिलियंट ही है, ऐसा नहीं है। क्योंकि सब लोग 7 साल की सेवाएं हैं, 7 साल की सेवाओं में आने के बाद बहुत कम ही लोग होते हैं जो अपने पढ़ाई से लगातार जुड़े रहते हैं, क्योंकि इतना वर्कलोड आपके पास होता है। और पिछले 5-6 सालों में आप देख रहे हैं गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश की सरकार में आप रहते हुए अगर आप चाहें कि आप कोई अदर काम कर ले तो कर ही नहीं पा रहे हैं। तो काम आपके पास बहुत है, वर्कलोड बहुत है, उसके साथ साथ आप अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों की बहुत डिमांड थी, पूछना था कि हाँ सर कितने फार्म पड़े हो, लगातार आप पूछते भी रहते थे, वो भी आता रहता था। हालांकि ये आधिकारिक रूप से तो कोई अभी ऐसी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन फिर भी चलिए ठीक है। तो ये इस पर आप क्लियर हो गए होंगे। परीक्षा कब होगी? परीक्षा की जो संभावना है आपको मैं बताऊं, अगर यूपीपीसीएस का एग्जाम अगर दिसंबर में हो जाता है, अगर यूपीपीसीएस का एग्जाम दिसंबर में हो जाता है, जिसकी संभावनाएं अब कम होती जा रही हैं, क्योंकि अभी आपने देखा राजपत्र अभी वो भी जारी कर दिया गया, एक अध्यादेश भी जारी कर दिया गया, उसका भी वो आ गया है। अगर परीक्षा दिसंबर में हो जाती है तो आपका एग्जाम मार्च अप्रैल में होगा। अगर परीक्षा नहीं होती है तो आपका एग्जाम पहले भी हो सकता है, क्योंकि पर फिर कमीशन के पास कुछ रहेगा नहीं। कमीशन जो है जनवरी फरवरी में अपनी कोई बड़ी परीक्षा नहीं करवा पाएगा, क्योंकि जनवरी और फरवरी दोनों महीने आपके जनवरी फरवरी दोनों महीने आपके जो है कुंभ महाकुंभ लग रहा है, महाकुंभ स्नान का बड़ा पर्व का आयोजन है, और प्रयागराज में कोई परीक्षा हो नहीं पाएगी। इसलिए जनवरी फरवरी में कोई एग्जाम यहाँ पर नहीं कराया जा सकता, बड़ा एग्जाम नहीं करवाया जा सकता है, तो इसकी संभावनाएं कम है। अगर यूपीपीसीएस टल जाता है तो, अगर नहीं टलता है तो फिर मार्च अप्रैल मान करके चले, मार्च अप्रैल मान करके चले। अगर नहीं टलता, अगर टल जाता है तो हो सकता है कमीशन जहां तक करे। देखिए आपके पास 6000 स्टूडेंट है, 6000 स्टूडेंट की आराम से परीक्षा लखनऊ में करवाई जा सकती है। ठीक है, लखनऊ में करवाई 6500 की परीक्षा लखनऊ में करवाई से गोरखपुर में करवाई जा सकती है। जैसा कि आपने देखा कमीशन के नए ट्रेंड में लोग ऐसा कर रहे हैं कि जो छोटी परीक्षाएं हैं उनका आयोजन केवल लखनऊ गोरखपुर जैसे शहरों में ही करवा दे रहे हैं। आगरा तो 2-3 शहरों में मान लिया, अगर ये फरवरी में करवाना पड़े, हालांकि संभावनाएं कम है, लेकिन अगर ये फरवरी में भी करवाते हैं कि छोटी परीक्षाएं करवा ली जाए, फिर उधर केवल बड़ी परीक्षाएं ही करवाना रहे, तो हो सकता है सेंटर प्रयागराज में अगर इनको ना मिले तो ये लखनऊ और गोरखपुर सेंटर देकर के परीक्षा का आयोजन फरवरी में भी करवा सकते हैं। मे बी इस पॉसिबिलिटी पर भी हम लोग काम करेंगे और इस पर भी हम लोग तेजी से आगे बढ़ते रहेंगे, अपनी स्ट्रेटजी को, अपने स्टडी को और अपने क्लास को भी उसी के आधार पर थोड़ा सा स्पीडली लेकर के चलेंगे, ये भी ध्यान रखा जाएगा। हालांकि ये चीज़ें 30 अक्टूबर के बाद क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि जब कमीशन का एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि हाँ यूपीपीसीएस के एग्जाम की स्थिति जो क्या है, उसके बाद ही इस चीज़ों को देखा जा सकता है। ये संभावना है कि मार्च अप्रैल तो आपका है ही, अगर नहीं होता है तो मार्च में अगर पीसीएस मेंस हो जाएगा, अगर दिसंबर में हो जाता है तो अप्रैल में आपकी ये परीक्षा हो जाएगी। लेकिन अगर नहीं होता तो ये फरवरी में भी हो सकती है, लेकिन तब प्रयागराज आयोजन ना होकर के वो दूसरी जगह भी आयोजन हो सकता है, मे भी पॉसिबिलिटी ज़्यादा इसकी भी है। इस पर भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फरवरी पर भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि डिले नहीं होगा। आप ये सोचे कि अब 24 का है तो आपका जाकर के 25 और 26 में होगा, ऐसा बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि कमीशन कोई ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहेगा। छोटी छोटी परीक्षाओं को तो निपटाता रहेगा जैसा कि वो कर रहा है। ठीक है, तो इस पर तो आपको स्ट्रेटेजिक तरीके से लगे रहना है, और इसके लिए आपको 3 पेपर पढ़ने हैं। आपका सिलेबस बहुत बड़ा है, आप ये सोच रहे हो बहुत हल्के में ले रहे हो, तो आप अपने दिमाग से वो ख्याली पुलाव को निकाल दीजिए। आपका सिलेबस बहुत बड़ा है, आपको सामान्य अध्ययन, वो भी आपको ऑब्जेक्टिव नहीं सब्जेक्टिव, आपको निबंधात्मक लिखना है। आपको 150 शब्दों में 50 शब्दों में आपको छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर आपको तैयार करने हैं। तो आपका जीएस बहुत ब्रॉड है और सभी 7 टॉपिक आपके उसमें हैं, और जो अपने आप में विस्तृत हैं आप उसको हल्के में मत लीजिए। जीएस आपका पर्याप्त है, आपके पास निबंध और आपके पास हिंदी का जो पाठ्यक्रम है पर्याप्त रूप से है। ठीक है, हिंदी में आपका पूरा व्याकरण है, 10 टॉपिक है हिंदी के, व्याकरण में कुल 10 टॉपिक, उसके बाद पूरा आपका लेटर राइटिंग है, फिर आपका पूरा जो गद्य अवतरण है, तो पर्याप्त रूप से आपका हिंदी और निबंध का पूरा पाठ्यक्रम है। और उसके बाद फिर आपका 3rd पेपर है। ठीक है, उत्तर प्रदेश वित्तीय हस्त पुस्तिका, यूपी फाइनेंशियल हैंडबुक, यूपी सरकार का प्रोसीजर, आचरण नियमावली, सब कुछ तो आपको पढ़ना है। विश्वविद्यालय अधिनियम आपको पढ़ने हैं, और इसके लिए आप समय का इंतजार कर रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि अभी समय आएगा तो पढ़ा जाएगा,
नहीं, कोई समय नहीं आएगा, यही समय है, अभी पढ़ लिए तो पढ़ लिया, वरना आप नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो आपको सभी पेपर पर, पेपर थर्ड तो आपके लिए एक नया है, हालांकि आप व्यवहार में तो कर रहे हैं पेपर थर्ड, लेकिन आपको सिद्धांत में उसको पढ़ना है, लिखना है, अच्छे आंसर राइटिंग करना है। कैसे आप डेली आंसर राइटिंग कैसे करें, ये सब आपको ध्यान देना है पेपर थर्ड के साथ। पेपर थर्ड कैसे पढ़ें, पेपर थर्ड की तैयारी कैसे करें, क्योंकि बहुत लोग आप लोगों में से पेपर सेकंड और पेपर फर्स्ट की तैयारी किए हुए हैं। वैसे बहुत लोग एक्स सर्विसमैन है, वो लोग ज्वाइन किए, वो लोग कह रहे हैं हम लोग आर दे रहे हैं, हम लोग पीसीएस दे रहे हैं। पेपर थर्ड केवल पढ़ना, तो पेपर थर्ड के साथ आप जुड़ सकते हैं, आप पूरे पेपर के साथ जुड़ सकते हैं, लेकिन आपको मात्र सबसे न्यूनतम शुल्क में आपको अधिकतम चीजें दी जा रही हैं, और पूरे जो है लगन के साथ, पूरी मेहनत के साथ आपके साथ बैचेस को कंटिन्यू किया गया है। तो आप बिल्कुल विलंब ना कीजिए, आइए और देखिए थर्ड पेपर की आप बेहतरीन तैयारी करें। देखिए थर्ड पेपर के लिए आंसर राइटिंग आपको करना है, आपको प्रिपरेशन करना है, तो आपको यूपी फाइनेंशियल हैंडबुक आपको तैयार करना है। अब यूपी फाइनेंशियल हैंडबुक में आपके सभी खंड जो हैं आप देख रहे हैं, जो आपके पाठ्यक्रम में है, उनको सबको, जैसा कि हम पिछले क्लासेज में सब बता चुके हैं, बहुत डिटेल हमने बताया है। आप हमारे यूट्यूब चैनल DPIS पर आप देखेंगे, सर्च करेंगे तो पिछली क्लासेज में आपने सारी चीज़ों को देखा है, हमने यूट्यूब पर सारी चीज़ों को विस्तृत तरीके से बताया, आप उसको देख लीजिए। और आप देखिए कि पेपर थर्ड आपके लिए कितना, हमने पूरा पाठ्यक्रम आपके साथ चर्चा किया है। पेपर थर्ड में आपको कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो कैसे पढ़ना है। आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं, पेपर थर्ड की आंसर राइटिंग करें। आंसर राइटिंग ऐसे आंसर नहीं मिलेगा, आपको नंबर नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको जो आपके फंडामेंटल रूल्स हैं, जो आपके सहायक रूल्स हैं, उनको सबको आपको उसमें इंगित करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के सरकार के समय समय पर जो शासनादेश हैं, शासनादेश का क्रम आपको अपने आंसर के साथ जो है लिखना होगा, उनको दिखाना होगा, कहाँ कहाँ कब कब कौन से शासनादेश में क्या क्या प्रोविजंस किए गए हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को आपको अपने आंसर के साथ करना है। कैसे लिखेंगे, इसको आप अभ्यास से ही पूरा कर सकते हैं। जब आप लिखेंगे, उसको चेक किया जाएगा, उसमें जो कमियां होंगी उनको दूर किया जाएगा, तब आप क्या करेंगे, उस एक अच्छे आंसर की स्थिति में आप पहुंच सकते हैं। इसलिए आप इंतजार मत कीजिए, आपकी राह कठिन है लेकिन असंभव नहीं है। कठिन का मतलब थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो वो सरल हो जाएगी, और सरल से फिर वो सरलतम हो जाएगी, और आप भी 38 पद में एक पद के हकदार होंगे, और ये पद आपके लिए सुरक्षित रहेगा। तो आइए, विलंब मत कीजिए, और इन सभी में से आप भी एक अभ्यर्थी होंगे, और 38 पद में से आप भी एक पद प्राप्त करेंगे। आइए, और उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय में एक शानदार, प्रतिष्ठापूर्ण, गरिमापूर्ण पद को प्राप्त करें, जिसका नाम है उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय में सहायक कुल सचिव। ये सहायक कुल सचिव का पद आपके 4-5 साल में प्रमोट होकर के आप बन जाएंगे, डिप्टी रजिस्ट्रार बन जाएंगे, और फिर अगले 5-6 सालों में आप रजिस्ट्रार बन जाएंगे। ठीक है, आप देखिए रजिस्ट्रार का भी एक 4 वैकेंसी रजिस्ट्रार के लिए भी आई है, कुल सचिव के लिए भी 4 वैकेंसी निकली हुई, उसका भी जो लोग एलिजिबल हैं उसका फॉर्म भर दीजिए। ठीक है, और फॉर्म भर देते हैं तो उस पर भी उसका एक इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू सेशन करवाया जाएगा, आप उस इंटरव्यू सेशन में आप आइए, और बेहतरीन तरीके से आपका कुल सचिव के लिए भी आपकी एक तरीके से पूरी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए, हैरान मत होइए। आइए, आपका एकमात्र मार्ग है आपका DPIS, द्योप्रयागम IAS, और द्योप्रयागम IAS के साथ जुड़ करके आप अपनी स्ट्रेटजी को, अपनी रणनीति को, अपनी सफलता को सुनिश्चित करें, और DPIS यूट्यूब चैनल को भी ज्वाइन करें, अभी सब्सक्राइब करें और जुड़े। आप 2025 में बनेंगे क्या, सहायक कुल सचिव। ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी मंगल कामनाएं इस पूरी क्लास को देखने के लिए।